बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ मी युसरा हबीब। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। हाफ इस चैप्टर पर पहुंचे थे, चैप्टर नंबर 9 के एप्लीकेशन इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमी का ये चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो इसके हाफ में पहुंचे थे जहां पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे समरी को कि द वेलफेयर इफेक्ट ऑफ अ ट्रेड क्या होता है, और ट्रेड का इफेक्ट होता है कि नहीं होता, अच्छा होता है कि वेलफेयर के लिए अच्छा होता है कि नहीं। देखते हैं क्या होता है। जो हमारा जब डोमेस्टिक प्राइस उनसे कम होती है वर्ल्ड प्राइस से, तो तब क्या होता है, जो ट्रेड जोन से है उसमें क्या हो रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या करता है, कंज्यूमर सरप्लस फॉल करता है, प्रोड्यूसर सरप्लस राइज करता है, और जो टोटल सरप्लस होता है वो राइज करता है। फिर जब हमारी डोमेस्टिक प्राइस उनसे है ग्रेटर होती है वर्ल्ड प्राइस से, तो तब जो उनसे हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड किस तरफ जाती है, यानी कि डायरेक्शन जो कंट्री होती है वो इंपोर्ट करती है, उसका कंज्यूमर सरप्लस राइज करता है, प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल करता है, और जो टोटल सरप्लस होता है राइज करता है। देखा जाए तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो टोटल सरप्लस है हमारा वो राइज ही कर रहा है, यानी कि बेशक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, वेदर अ गुड इज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ट्रेड क्रिएट अ विनर और लूजर। बेशक चीजें जो उनसे क्या हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एक कोई ना कोई लूजर और कोई ना कोई जो उनसे क्या है विनर बन रहा है। जैसे कहीं फॉल कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस, जो कहीं राइज कर रहा है, तो उसमें क्या है कि एक विनर हो रहा है और एक जो उनसे लूजर बन रहा है। तो इससे हमें ये होता है कि क्या कहते हैं, बट द गेन एक्सीड द लॉसेस। अगर इतना ज्यादा गेन हो जाता है कि लॉसेस बेशक हो रहे हैं पर वो इतने ज्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू गेन, तो फिर हमें ट्रेड से जो हमसे यही होता है कि ट्रेड से फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद अदर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। कंज्यूमर इंजॉय इंक्रीजिंग वेराइटीज ऑफ अ गुड। कंज्यूमर को क्या मिलते हैं, अलॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ गुड्स हासिल होती है, और वो इंजॉय कर सकता है आराम से, क्योंकि इंपोर्ट हो रही हैं चीजें, तो बाहर के ममालिक से भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो सकती हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगा, सब चीजें इंजॉय कर सकेगा, वेराइटीज उसे मिलेगी हर चीज में। ओके, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर सेल टू अ लार्ज मार्केट एंड मे अचीव अ लोअर कॉस्ट थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। वो लार्जर मार्केट के अंदर जो उनसे क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर अपनी चीज बेच सकता है। ठीक है, और उसको जो कॉस्ट है वो लोअर अचीव कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, इकोनॉमी ऑफ द स्केल के मुताबिक। कंपटीशन फ्रॉम द अब्रॉड मे रिड्यूस द मार्केट पावर ऑफ सम फर्म। ठीक है, जो अब्रॉड से जो है कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा कर देती है, रिड्यूस कर देती है मार्केट पावर ऑफ सम फर्म, कुछ फर्म की, पर ये कंज्यूमर के लिए अच्छी होती है। ठीक है, विच वुड इंक्रीज टोटल वेलफेयर, जो कि टोटल वेलफेयर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि उसका कंपटीशन होता है अब्रॉड की मार्केट के साथ, तो इसकी वजह से। ट्रेड इनहेंस द फ्लो ऑफ आइडियाज। ट्रेड जो उनसे क्या करती है, इनहेंस करती है फ्लो ऑफ आइडियाज। देखा जाए तो बाहर के ममालिक में कोई चीजें बनती हैं, ठीक है, वो दूसरे ममालिक में, मतलब कि अगर एक्सपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, या यहाँ पर जो चीजें बनती हैं हमारी कंट्री में और वो एक्सपोर्ट होती हैं, तो क्या होता है, यहाँ की और वहाँ की चीजें आती जाती हैं, तो लोगों के अंदर जो उनसे है आइडियाज फ्लो करते हैं। ममालिक में भी आइडियाज फ्लो करते हैं। पहले कंप्यूटर कहीं कहीं था, कहीं नहीं था, तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर गया वहाँ पर फिर आइडियाज फ्लो हुए, कंप्यूटर से लैपटॉप बना, लैपटॉप से फिर मोबाइल बना, तो आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज उनसे फ्लो करते गए, और पूरी वर्ल्ड के अंदर अब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीजें मौजूद है। ठीक है, फैसिलिटीज फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ अ टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी वर्ल्ड के अंदर जो उनसे टेक्नोलॉजी जो उनसे स्प्रेड हो जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन व्हाई ऑल द अपोजिशन टू ट्रेड। हर कोई ट्रेड को अपोज क्यों करता है। रिकॉल वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इसी चैप्टर के बुक के अंदर माइक्रो इकोनॉमी के 10 प्रिंसिपल हैं, बताए गए हैं। तो उसमें से एक प्रिंसिपल ये है कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड हर किसी को क्या करती है, बेटर ऑफ, यानी कि फायदा पहुंचाती है।
बेशक वो इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, सबको फायदा मिलता है, ठीक है। तो द विनर फ्रॉम द ट्रेड कुड कंपनसेट द लूजर एंड स्टिल बी बेटर ऑफ। जो विनर होता है वो क्या कहता है, ट्रेड से जो है कंपनसेट कर लेता है, और लूजर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका टोटल सरप्लस जो है राइज ही करता है दोनों का, तो दोनों को फायदा ही हासिल होता है। येट सच कंपनसेशन रियली ऑकर, और ये कहीं कहीं ऑकर होती है। द लॉसेज आर ऑफ्टन हाईली कंसंट्रेटेड अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ पीपल हु फील देम एक्यूरेटली। हाँ, अगर लॉसेस के बारे में देखा जाए तो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ अ पीपल्स होते हैं, अगर थोड़े लोग होंगे और उनको लॉस होता है तो उनका लॉस उनको जो है लॉस ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अगर बहुत सारे लोग होंगे और उनको अगर लॉस होगा, लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रुप का पीपल होगा, तो उनको अगर लॉस होता है तो सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, तो उनको इतना ज़्यादा लॉस का नहीं लगता। द गेन आर ऑफ्टन स्प्रेड थिनली ओवर मैनी पीपल। गेन उनसे बहुत सारे लोगों में जो उनसे जाता है, हु मे नॉट सी हाउ ट्रेड बेनिफिट दैम, इसलिए वो नहीं देखते कि ट्रेड जो है उनको कितना फायदा पहुंचा रही है। बट देखा जाए ना तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर लॉस हो रहा होता है ना, तो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पर लॉस हो रहा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस लगता है, पर जो गेन हो रहा होता है वो होता तो ज़्यादा है, पर क्या होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उन सब में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा गेन लगता नहीं है, तो इसलिए भी लोग ट्रेड को जो है अपोज करते हैं, ठीक है। इसलिए वो इतना नहीं समझते कि ट्रेड से कोई बेनिफिट हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हालांकि हो रहा होता है, पर वो बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है तो इसलिए पता नहीं लगता। हेंस द लूजर हैव अ मोर इंसेंटिव टू ऑर्गेनाइज एंड लॉबी फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड। इसलिए जो लूजर होता है वो क्या करता है, मोर इंसेंटिव देता है और ऑर्गेनाइज करता है कि ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे, ठीक है। इसलिए कुछ जो उनसे है ना क्या होते हैं, लोग जो सा है अपोज करते हैं ट्रेड को। अच्छा, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की एक एग्जांपल है टैरिफ, ठीक है। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ अ टैक्स होना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है? कॉटन शर्ट ले लेते हैं, शर्ट्स, और उनकी जो हमारे पास वर्ल्ड प्राइस है वो क्या है? $20। उसके ऊपर जो टैरिफ है, यानी कि उसके ऊपर क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो क्या है? $10 का। वर्ल्ड प्राइस कितनी है? 20, पर जो टैरिफ है वो क्या है? उसके ऊपर $10 का। तो कंज्यूमर मस्ट पे $30 फॉर एन इम्पोर्टेड शर्ट। इम्पोर्टेड शर्ट के लिए कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा? $30। हालांकि जो वर्ल्ड प्राइस है वो क्या है? 20 है, पर क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर टैरिफ भी लग रहा है। तो टैरिफ क्या है? टैक्स होना इम्पोर्ट, तो उसको फिर कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है $30 फॉर आर इम्पोर्टेड शर्ट। उसके बाद तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैन चार्ज $30 पर शर्ट, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होगा वो जो है पर शर्ट का कितना लेगा? $30 लेगा। इन जनरल द प्राइस फेसिंग डोमेस्टिक बायर एंड द सेलर इक्वल। जो जनरल में क्या कहा जाता है, जो प्राइस फेसिंग है वो हमारे पास डोमेस्टिक बायर की और सेलर की क्या होती है? इक्वल होती है। और जो हमारे पास वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ जोन है हमारे पास क्या होता है? जनरल प्राइस होती है। एनालिसिस ऑफ द टैरिफ ऑन द कॉटन शर्ट। कॉटन शर्ट के ऊपर क्या है आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जब हमारे पास वर्ल्ड प्राइस क्या है? $20, ठीक है। वर्ल्ड प्राइस $20 है, उस वक्त हमारे पास जो फ्री ट्रेड में बायर डिमांड 80, बायर की क्या डिमांड है? 80 है, और जो सेलर की सप्लाई है वो क्या है? 25। ओके, वर्ल्ड प्राइस हमारे पास सिंपल 20 है, तो वहां पर जो अगर फ्री ट्रेड होगी तो जो बायर की डिमांड होगी 80 होगी, और सप्लायर की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी? सेलर की जो सप्लाई होगी वो 25 होगी। इम्पोर्ट इसमें कितना होगा? 80 माइनस 25, तो जो पीछे बचेगा वो हमारे पास इम्पोर्ट आ जाएगा, यानी कि 55। जो टैरिफ होता है, टैरिफ जब लगेगा, ठीक है, क्योंकि शर्ट इम्पोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो $10 का लग गया, तो प्राइस राइजेस टू 30। $20 से $30 पर राइज कर जाएगी प्राइस। तब क्या होगा? जो ट्रेड होगी
बायर डिमांड 70, बायर क्या करेगा 70 डिमांड करेगा और सेलर जो है सप्लाई करेगा 40, 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 इंपोर्ट होगा। सो अब देखते हैं कि ये एरियाज कुछ आए हैं ABCDEFG, तो इनको देख लेते हैं। फ्री ट्रेड के अंदर कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास क्या था, फ्री ट्रेड थी। फ्री ट्रेड में हमारे पास जो वर्ल्ड प्राइस होती है, ठीक है जी, उस पे हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस था वर्ल्ड प्राइस, ठीक है, ये हमारी वर्ल्ड प्राइस थी। इस पर हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस क्या था, एरिया अबव द प्राइस, ठीक है, एंड बिलो द डिमांड कर्व, उसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो वो कौन कौन सा एरिया आ रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E और प्लस F, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है फ्री ट्रेड में, जब हमारे पास प्राइस क्या थी, वर्ल्ड प्राइस 20 थी, ठीक है। उस वक्त हमारे पास जो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई का बस यहाँ तक है, इससे अबव जो एरिया और बिलो द प्राइस जो थी, उसमें जो एरिया हमारे पास था वो हमारा क्या था, प्रोड्यूसर सरप्लस था। एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस, तो वो एरिया क्या है, वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है विच इज इक्वल टू G। तो टोटल सरप्लस हमारा क्या हो गया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F और G, ठीक है। तो टैरिफ जब लगा उस वक्त क्या हुआ, जो हमारी प्राइस होगी वो क्योंकि $30 होगी, तो तब हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ वो क्या हुआ, एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। तो उसके अंदर जितना एरिया होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस, वो एरिया क्या आ रहा है, A प्लस B, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो क्या होगा, C प्लस G, एरिया, ठीक है, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द डिमांड कर्व। तो ये एरिया जो है ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा C प्लस G। अब रेवेन्यू जो हुआ वो हमारे पास क्या आया, E, ठीक है जी, और टोटल सरप्लस हमारा A प्लस B प्लस C प्लस E प्लस G हो गया। अब जो D और F थे ये क्या थे, D और F हमारे पास क्या थे, डेड वेट लॉस थे। D एंड F हमारे पास क्या हुआ, डेड वेट लॉस हो गया, क्योंकि टैरिफ लगा तो उससे अब वो डेड वेट लॉस, D इज इक्वल टू डेड वेट लॉस फ्रॉम द आवर प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट, यानी कि शर्ट की आवर प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा डेड वेट लॉस हो गया D, ठीक है। और F हमारे पास क्या होगा, डेड वेट लॉस फ्रॉम द अंडर कंजम्पशन ऑफ द शर्ट, शर्ट की अंडर कंजम्पशन हुई उसकी वजह से जो हमारे पास डेड वेट लॉस हुआ वो F वाला एरिया आ गया, ठीक है। इम्पोर्ट कोटास क्या होते हैं, और अनदर वे टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड, एक और वे है रिस्ट्रिक्ट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। एक हमने क्या पढ़ा, जो पीछे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, टैरिफ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्पोर्ट कोटास, ठीक है। जो टैरिफ होता है वो भी टैक्स होना इम्पोर्ट होता है। एंड इम्पोर्ट कोटास इज अ क्वांटिटेटिव लिमिट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ गुड। ये क्वांटिटेटिव लिमिट होती है जो कि गुड की जो इम्पोर्ट की जा रही होती है, यानी कि इतनी अमाउंट तक चीज आ सकती है, क्वांटिटी इतनी सी आ सकती है, क्वांटिटेटिव लिमिट होती है ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ गुड, यानी कि जो चीज इम्पोर्ट की जा रही है उसकी क्वांटिटेटिव लिमिट्स बता दी जाती हैं कि इतनी आप ला सकते हैं। मोस्टली है द सेम इफेक्ट एज अ टैरिफ, जिस तरह का टैरिफ का इफेक्ट होता है वैसे ही जो है इसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है, सेम उसी तरह इफेक्ट होता है। राइजेस प्राइजेस, प्राइस raises the prices, reduce the quantity of import। प्राइस को जो है राइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी जो है इम्पोर्ट की कम हो जाती है, यानी कि जैसे प्राइस जो है राइज होगी तो लोग वो जो चीजें हैं वो कम इम्पोर्ट करेंगे, तो क्वांटिटी उसकी कम इम्पोर्ट होगी। रिड्यूस बायर वेलफेयर, बायर का जो वेलफेयर होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द सेलर वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सेलर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो वर्ल्ड प्राइस उसकी जो है क्या है कम होती है, और जब उसके ऊपर टैरिफ लग जाता है
तो या फिर प्राइस राइज कर दी जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे सेलर को जो सा फ़ायदा होता है, यानी कि वो उसकी चीज़ बिकनी 20 पे चाहिए थी पर वो बिक कितने रही है, 30 पे बिक रही है, तो सेलर को फ़ायदा ही हुआ ना। अ टैरिफ क्रिएट अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टैरिफ जो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बना देता है। कोटाज क्रिएट अ प्रॉफिट फॉर द फॉरिन प्रोड्यूसर, जो फॉरिन के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए जो है कोटा क्रिएट कर देते हैं प्रॉफिट, और ऑफ द इम्पोर्ट गुड हु कैन सेल देम एट अ हायर प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस पर उनको सेल कर रहे होते हैं। टैरिफ क्या करता है, रेवेन्यू बना देता है फॉर द गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बनाता है, और जो कोटाज होते हैं वो क्रिएट क्या कर देते हैं, प्रॉफिट किसके लिए, फॉरिन प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है, जो कि गुड को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट कुड action license to import capture this profit as a revenue or usually it does not, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, इन द न्यूज़ टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो सा है टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जा रहा है ऑन 12/31, 2004, ठीक है। USA quotas on the April and the textile प्रोड्यूस एक्सपायर, यूएसए का जो कोटास है वो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट एक्सपायर ड्यूरिंग द जनवरी 2005, जब जनवरी 2005 में क्या हुआ, यूएसए इंपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना इंक्रीजेज ओवर 70%। वो इंपोर्ट क्या हुई, पहले जो उनसे यूएसए के ऊपर क्या लगे हुए थे, कोटास लगे हुए थे टेक्सटाइल के ऊपर और अप्रैल के ऊपर, पर जब कोटास एक्सपायर हो गए 2004 में, तो जनवरी 2005 में क्या हुआ, यूएसए इंपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज ओवर 70%, 70% से ज़्यादा जो उनसा मतलब 70% तक वो जो उनसा इंक्रीज हुई उनकी इंपोर्ट, उन्होंने इतनी ज़्यादा और ली। लॉसेज ऑफ द 12,000 जॉब्स इन यूएसए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यूएसए के अंदर जो उनसे क्या हुई, 12,000 जो उनसे जॉब्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की थी वो ख़त्म हो गई, और द यूएसए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लेबर यूनियन फॉर न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इसलिए फिर जो उनसे है, क्योंकि उन्होंने बाहर से इंपोर्ट, जब उनके ऊपर कोटास लगे हुए थे तो वो क्या कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कोटास लगे थे तो कम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे, तो उनके जो मुल्क के अंदर जो लोग थे उनको जॉब्स मिली हुई थी, ठीक है, और वो खुद भी कुछ ना कुछ बना रहे थे। जब क्या हुए, कोटास ख़त्म हो गए तो उन्होंने 70% से ज़्यादा जो उनसे क्या हुआ, लेना शुरू कर दी चीज़ें अपनी इंपोर्ट की, तो जब इंपोर्ट ज़्यादा की तो उससे जो उनके मुल्क के अंदर लोगों को जो उनसे जॉब्स क्या होगी, 12,000 जॉब्स इन यूएसए टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉस कर गई, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो जॉब्स थी वो क्या होना शुरू होगी, ख़त्म होना शुरू होगी, मतलब कि लोगों को जो उनसे जॉब्स नहीं दी जा रही थी उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यूएसए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द लेबर यूनियन फॉर अ न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने क्या कहा कि अब यहाँ पर न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनकी जॉब्स ना जा सकें, और कोटास दोबारा लगने चाहिए। द नेशनल रिटेल फेडरेशन अपोज एनी रिस्ट्रिक्शन, और November 2005 Bush administration agreed to limit the growth in import from the China, और फिर उसके बाद 2005 में क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया ग्रोथ इन द इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना से इतनी ज़्यादा मतलब कि नहीं लेनी चाहिए। फिर इसके बाद एग्रीमेंट फॉर द रिस्ट्रिक्शन ट्रेड क्या हुई, द जॉब्स एग्रीमेंट ट्रेड डिस्ट्रॉय द जॉब्स इन द इंडस्ट्रीज दैट कम्पिटिट विद इम्पोर्ट, ठीक है, ट्रेड उनसे है डिस्ट्रॉय करती है जॉब्स को, इससे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो उनसे है जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बन रही होती हैं वो अगर इंपोर्ट कर ली जाती हैं तो क्या होता है, जॉब्स चली जाती हैं। तो इकोनॉमिस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, लुक एट द डेटा टू सी वेदर द राइजिंग इम्पोर्ट कॉज राइजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर डेटा देखा जाए तो जो हमारी अगर इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। यूएसए का इंपोर्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा
दिया गया है। इसमें हमारे पास डिकेज एवरेज बताई गई है 1956 से 2005 तक के लिए, और नीचे ईयर्स दे दिए गए हैं। इंपोर्ट का जो जीडीपी हमारे पास आ रहा है ग्राफ, वो ये आ रहा है पहले 4%, फिर 6% पे गई, फिर 10% इम्पोर्ट कर दी गई। यानी कि अगर 1956 to 1965 देखा जाए तो तब हमारे पास जो इम्पोर्ट 4% थी, 1966 से 1975 तक जो इम्पोर्ट थी वो 6% हुई, 1976 से 85 तक जो इम्पोर्ट 10% हो गई, फिर 1986 से 1995 तक इम्पोर्ट जोन सा है अबाउट 11% हो गई, और फिर उसके बाद 2005 में जो इम्पोर्ट 14% पे चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो कितनी थी, 6% थी, फिर उसके बाद वो 5% पे गई, फिर एकदम 1976 में वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई, 8% पे गई 5% से, और फिर दोबारा से वो 6% पे गई और फिर गिरना शुरू हो गई। यानी कि जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ती गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, ज़्यादा होना शुरू की। यानी कि वो चीज़ें उस मुल्क के अंदर कम बनना शुरू हुई, तो जो स्किल लेबर थे उस चीज़ को बनाने के, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास वो डेटा है जिससे हमें पता लगता है कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। यूएसए का डेटा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट राइजेज एज इम्पोर्ट राइजेज। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट उनसे नहीं राइज करती जैसे जैसे इम्पोर्ट राइज करती है, बिकॉज जॉब लॉसेज फ्रॉम इम्पोर्ट आर ऑफसेट बाय द जॉब गेन इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। और ये भी है कि बिकॉज द जॉब लॉसेज फ्रॉम द इम्पोर्ट आर ऑफसेट बाय द जॉब गेन इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में वैसे जॉब्स और लगती हैं। इवन इफ ऑल द गुड्स कुड बी प्रोड्यूस मोर चीपली abroad, the country need only have a comparative advantage to have a viable export industries and to gain from the trade। यानी कि अगर कंपैरेटिव एडवांटेज किसी कंट्री को होता है तो वो एक्सपोर्ट करेगी चीज़ें, तो वो ट्रेड से गेन करेगी। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो हुआ था वो क्या था, एन इंडस्ट्री वाइटल टू national security should be protected from the foreign competition to prevent the dependence on the import that could be disrupt during the war time। ठीक है, प्रिवेंट किया जाए डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड ना किया जाए, दैट कुड बी डिस्टर्ब द ड्यूरिंग वॉर टाइम के ऊपर डिस्टर्ब भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें अगर उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी इम्पोर्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है जब वॉर टाइम आए तो वो कंट्री आपके खिलाफ हो, और वो जो उनसे है ना आप उसी के इम्पोर्ट के ऊपर अगर डिपेंड कर रहे हो, तो फिर तो आप जब आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं तो उसका कोई फिर बिल्कुल ही आप बंद हो जाएगी, आप अगर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो प्रिवेंट करना चाहिए डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट पूरा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर क्या आया था, फाइन एज लॉन्ग एज वी बेस पॉलिसी ऑन ट्रू सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, but producer may exaggerate their own importance to national security to obtain the protection from the foreign competition। यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एग्जरेट कर देता है इन चीज़ों को, और वो इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी ऑब्टेन करता है और प्रोटेक्शन के लिए कि उनके साथ कंपटीशन इन चीज़ों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद इन्फेंट इंडस्ट्री एग्रीमेंट में क्या हुआ था, अ न्यू इंडस्ट्री एग्रीड फ्रॉम द टेम्परेरी प्रोटेक्शन until it is mature and can compete with the foreign firms। न्यू इंडस्ट्री जो सी हैं वो क्या करें, आर्ग्यू करें टेम्परेरी प्रोटेक्शन कर जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाती और दूसरी जो उनसे फर्म्स के साथ कम्पिटिट नहीं कर सकती है। इकॉनमी का रिस्पॉन्स क्या था, डिफिकल्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन विच इज
industries to eventually to able to compete, and by the benefit to establish these industries exceed cost to consumer of a restriction import. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 4 में unfair competition agreement में producer argued their competitors in another country have an unfair advantage due to the government subsidies की वजह से भी हो सकते हैं। Great, then we can import extra cheap products subsidized by the other countries taxpayer। 5 में हमारे पास the protection as a bargaining cheap agreements। एग्जाम्पल में हमारे पास ये आ जाता है कि यूएसए कैन थ्रेटन टू लिमिट इम्पोर्ट टू फ्रेंच वाइन यूजलेस, फ्रांस लिफ्ट देयर कोटाज एंड अमेरिकन बीफ। इसमें इकोनॉमी का जो रिस्पॉन्स आया था वो सपोज फ्रांस रिफ्यूज देन द यूएसए मस्ट चूज बिटवीन 2 bad options, restrict import from the France which reduce the welfare in the US, and do not restrict import and suffer a loss of credibility। ट्रेड एग्रीमेंट हमारे पास फिर क्या आ जाते हैं, ये आगे बाद में करेंगे। यहाँ तक हुआ हमारा एग्रीमेंट फ्रॉम फॉर अ रिस्ट्रिक्शन ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड, ये सारे एग्रीमेंट थे। और इसके बाद कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।